पढ़ेंगे सेल चैप्टर, कोशिका। कोशिका के अंतर्गत क्या क्या है, उसका डिस्कवर कैसे हुआ, सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है, छोटा कोशिका कौन सा है, कितने टाइप का कोशिका होता है, ये सब सारा स्टडी इस चैप्टर में हम लोग करेंगे। इसका 2 या 3 वीडियो में से कंप्लीट होगा, 3 वीडियो में कंप्लीट होगा। पहला वीडियो में सिर्फ कोशिका का इंट्रोडक्शन लिखे हैं, बस ये जनरल केस में हम लोग को कोशिका के बारे में पढ़ना पड़ता है, एनिमल, ठीक ना, एनिमल कोशिका का। वैसे प्लांट कोशिका के बारे में भी जानेंगे, लेकिन जनरल हम लोग को पहले एनिमल कोशिका के बारे में इसमें स्टडी करते हैं। तो ये एनिमल कोशिका का पूरा फिगर हो गया। इसमें एनिमल यानी कि जंतु कोशिका जो होता है, इसका 3 पार्ट होता है मेन। एक होता है सबसे बाहरी लेयर, ये बाहरी लेयर को कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक ना, यानी कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। फिर बीच में जो हम लोग देख रहे हैं, ये पॉइंट पॉइंट करके दिया हुआ है, ये कोशिका द्रव है। इसके अंतर्गत लिक्विड है, सेल के अंतर्गत, सेल मेम्ब्रेन के अंतर्गत लिक्विड है, तो जो कोशिका द्रव के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर में एक गोल ये स्ट्रक्चर है, इसको केंद्रक कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं इसको, ठीक। आइए, फिर इसमें बहुत सारा वेरियस पार्ट है, राइबोसोम है, कोशिका द्रव हुआ, केंद्रक हुआ, लाइसोसोम है, गोल्जिका है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइक्रोट्यूब है, अंतःप्रद्रवी जालिका है। ये फिर 2 टाइप का हो जाता है, एक रफ इंडोकुलम रेट है यहाँ पर, एक स्मूथ है, यानी कि एक जो है रफ खुरदरा सतह है और एक स्मूथ सतह है इसमें। फिर यहाँ पर तारक्काय है, फिर रसधानी है। रसधानी को इंग्लिश में वैक्यूल्स के नाम से जानते हैं। वैक्यूल्स मतलब खाली जगह, स्पेस। तो जिस सेल का वैक्यूल्स बड़ा होगा, ठीक है ना, तो उस सेल का आकार भी बड़ा होते जाएगा। जिस सेल का वैक्यूल छोटा होगा, उस सेल का आकार भी छोटा होगा। जनरल केस में हम लोग जानते हैं कि एनिमल सेल के रिस्पेक्ट में प्लांट सेल का जो होता है शेप, साइज बड़ा होता है, ठीक, क्योंकि प्लांट सेल का वैक्यूल जो है वो बड़ा होता है, वैक्यूम स्पेस उसका जो है अंदर में वो बड़ा होता है। फिर रसधानी हो गया, फिर कोशिका झिल्ली। तो ये सब स्टडी हम लोग बारी बारी से करेंगे। इसके बाद फिर कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक जो है 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया, रॉबर्ट हुक। फिर कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में स्टडी करना है। एक तो जंतु कोशिका, एक पादप कोशिका, यानी कि एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ये 2 स्टडी करना हम लोग को। दोनों के बारे में बारी बारी जानेंगे। आज हम लोग जंतु कोशिका का हल्का डिस्कशन किया, इसका हर एक टॉपिक को फिर सीखेंगे। फिर है कि कोशिका का अध्ययन जो है साइटोलॉजी कहलाता है। तो एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी में भी कि कोशिका का जो स्टडी होता है, सेल का जो स्टडी होता है, उसको क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। याद कैसे रखेंगे, तो कोशिका के अंदर जो लिक्विड है उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ पर जो कोशिका द्रव है, लिक्विड है, इसको लिखते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इंग्लिश में क्या, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, अंदर में केंद्रक द्रव कहेंगे। तो यहाँ पर वही साइटोप्लाज्म से याद रखना हम लोग को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका का अध्ययन क्या होता है, साइटोलॉजी होता है। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई है। जो सेल, ये बॉडी बना होगा, उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हम लोग का क्या है, सेल है। सेल से बनता है फिर टिश्यू, टिश्यूज बना ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से बना ऑर्गन, और कई ऑर्गन्स के मिलने से पूरा पार्ट ऑफ बॉडी कंप्लीट होता है। तो ये इसलिए कहे इसमें कि जीवन का सबसे छोटा कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई है। कोशिकीय सिद्धांत जो है का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने किए थे। स्लाइडेन और स्वान जो है कोशिकीय सिद्धांत है। वैसे कोशिका का खोज कौन किए, रॉबर्ट हुक। चार क्या लिखे थे, रॉबर्ट हुक, समझा है। तो रॉबर्ट हुक क्या है, इसका डिस्कवर, लेकिन इसका पोस्टुलेट जो दिया है, सिद्धांत जो दिया है, वो स्लाइडेन और स्वान दिया है। तो यहाँ पर एक 4 लिखा हुआ है और एक 4 यहाँ पर भी लिख दिया है। इसका मतलब है कि कोशिका सिद्धांत जो स्लाइडेन और स्वान दिए हैं, तो वो कितना सिद्धांत दिए हैं, 4 रूल दिए हैं कोशिका पर। कोशिका पर कितना रूल टोटल दिया हुआ है, 4 रूल दिया है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका कहते हैं, तंत्रिका कोशिका। तो ब्रेन जो है, ठीक है ना, वो बना हुआ रहता तंत्रिका कोशिका का है। तो सबसे लंबा कोशिका वही होता, पूरा पार्ट में पूरा फैला हुआ है वो। तो सबसे बड़ी कोशिका, लंबी कोशिका कौन सा हो गया, तंत्रिका कोशिका इसको कहते हैं। और सबसे बड़ा कोशिका जो है, सबसे बड़ा कोशिका वो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होता है। शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच जो है उसका अंडा का जो कोशिका होता है वो सबसे बड़ा कोशिका में आता है, ठीक। फिर सबसे छोटी कोशिका लिखे हैं माइकोप्लाज्म गैलीसैक्टिकम,
माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म। तो दिमाग में रखना है माइको वर्ड क्या होता है, छोटा, माइक्रो, माइको, ये सब इंडिकेट करता है छोटा को, ठीक ना। तो सबसे छोटी कोशिका किसका है, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिका, ठीक ना। ये एक जीवाणु बैक्टीरिया। कोशिका का 3 भाग होता है, तो अभी समझाए थे कि कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका द्रव होता है और केंद्रक होता है। तो कोशिका झिल्ली जो है सबसे बाहरी लेयर जो है, ये जो बना हुआ है इसको कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। ये बाहरी लेयर जिसको कि सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर में न्यूक्लियस है, केंद्रक है, और केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में 2 लेयर है। इसके बीच में जो स्पेस है, जो लिक्विड भरा हुआ है, उस लिक्विड को साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। साइटोप्लाज्म यानी कि केंद्रक द्रव कहते हैं। फिर से कोशिका का टोटल 3 लेयर हुआ। एक बाहरी लेयर जिसको कोशिका द्रव के नाम से जानते हैं, फिर केंद्रक होता है, बीच में होता है, और केंद्रक और कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली के बीच में जो स्पेस रहता है उसमें लिक्विड भरा रहता है, पानी की तरह रहता है, उसको हम लोग कोशिका द्रव के नाम से जानते हैं। बस इसमें इतना होगी। और फिर अगला वीडियो जो आएगा तो उसमें हम लोग को स्पेशल सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि राइबोसोम क्या है, उसका क्या काम है, फिर कोशिका द्रव क्या है, केंद्रक क्या है, केंद्रक के डिटेल स्टडी है, किसका खोज कौन किया है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में है, फिर माइकोप्लाज्म है। हम लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, ठीक ना। फिर केंद्रक, लाइसोसोम, गोल्जी काय है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो है गोल्जी काय का है। जंतु कोशिका ये टोटल फिगर है। यही कोशिका टोटल 2 प्रकार के पढ़ना है हम लोग को इसमें। वो एक पढ़ना है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ना है। 2 टाइप का कोशिका पढ़ना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत क्या होता है कि उसमें सेल में वेल डेवलप्ड सेल नहीं होता, कम से कम हाईली डेवलप्ड नहीं रहता। जबकि यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, वो सब डेवलप्ड रहता पूरा। मतलब उसमें यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, केंद्रक होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, लाइसोसोम होगा, माइक्रोट्यूब होगा, सारा सिस्टम उसमें रहता है यूकैरियोटिक में। लेकिन प्रोकैरियोटिक में कुछ कुछ पार्ट एब्सेंट रहता है उसमें, ठीक। तो इतना स्टडी करना हम लोग को, बाद बाकी आगे देखते हैं। एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। आज प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में स्टडी करना हम लोग को, कि प्रोकैरियोटिक सेल किसको कहते हैं, फिर यूकैरियोटिक सेल किसको कहते हैं, क्या होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसमें हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित रहता है। जनरल केस में हम लोग उस रोज भी सीखे थे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है वो वेल डेवलप्ड सेल नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल रहता है तो वो वेल डेवलप्ड सेल रहता है, पूरा विकसित, पूर्ण विकसित सेल रहता है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि कौन सा सेल पूर्ण विकसित सेल है, तो यूकैरियोटिक। कौन सा सेल अपूर्ण विकसित है, तो प्रोकैरियोटिक। तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित रहता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये पूर्ण विकसित नहीं होता है, और क्रोमेटिन नहीं पाया जाता है। क्रोमेटिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब केंद्रक टॉपिक लेंगे, तब क्रोमेटिन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद केंद्रक के बारे में तब पढ़ेंगे इसमें। और इसके बाद एक क्वेश्चन और यह है कि जीवाणु और नील हरित शैवाल जो है ना, जीवाणु और नील हरित शैवाल, उसमें प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है। तो इसका मतलब जीवाणु जो है कंप्लीट डेवलप्ड सेल नहीं होगा, ठीक। और क्वेश्चन ये भी कि कौन सा शैवाल है, तो शैवाल में भी नील हरित शैवाल जो है वो वेल डेवलप नहीं होता, यानी कि उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, क्रोमेटिन नहीं पाया जाता है। क्रोमेटिन जालिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे केंद्रक टॉपिक में। जब केंद्रक पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, सब कुछ हम लोग केंद्रक टॉपिक में पढ़ेंगे, सब कुछ डिटेल। यूकैरियोटिक कोशिका, इसमें केंद्रक, क्रोमेटिन आदि नहीं पाया जाता है, ये पूर्ण विकसित। इस यूकैरियोटिक में सब कुछ पाया जाता है और ये पूर्ण विकसित होता है। एक नोट लिखा है यहाँ पर कि 20 एमिनो एसिड के मिलने से बॉडी में क्या होता है, प्रोटीन बनता है। तो 20 एमिनो एसिड के मिलने से बॉडी में प्रोटीन बनता है, ये इसमें। आइए आगे देखते हैं। टॉपिक है जीव द्रव्य। तो जीव द्रव का फिर 2 टाइप का हो जाता है, एक कोशिका द्रव हो जाता है, एक केंद्रक द्रव हो जाता है। जीव द्रव को इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जबकि कोशिका द्रव को साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं इसमें, ठीक। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव में ये समझना है हम लोग को कि सबसे बाहरी लेयर जो सेल का होता है, ठीक है ना,
तो उसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं, और बीच में होता है उसको केंद्रक कहते हैं। उस दोनों के बीच में जो लिक्विड रहता है उसको हम लोग कोशिका द्रव के नाम से जानते हैं, जबकि वो केंद्रक के अंदर में भी लिक्विड रहता है, केंद्रक के अंदर में, तो उसको हम लोग केंद्रक द्रव कहते हैं। केंद्रक को इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं, तो इसलिए न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया यहाँ पर, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कि कोशिका द्रव का खोज कौन किया? तो कोशिका द्रव का खोज जो है पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट है, पुरकिंजे, ठीक ना, वो किए थे। इसे जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। तो सेल के अंतर्गत जो कौन सा पार्ट है जिसको जीवन का भौतिक आधार कहते हैं? तो जीव द्रव्य को हम लोग भौतिक आधार कहते हैं, क्योंकि पूरा सेल में लगभग 80% जल पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। ये 80% वाटर, सिर्फ वाटर पाया जाता है सेल में, ठीक है ना। और जो 20% रहता है उसमें सब अलग अलग चीज पाया जाता है। जैसे सबसे पहले ऑक्सीजन पाया जाता है 76%। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि कोशिका द्रव में ऑक्सीजन कितना परसेंटेज रहता है? तो 76%, सबसे अधिक ऑक्सीजन का ही अमाउंट रहता है। फिर कार्बन पाया जाता है 10.5%, फिर हाइड्रोजन पाया जाता है 10% तथा नाइट्रोजन पाया जाता है 2.5%। देखिए कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, ठीक। फिर कार्बन का 6, फिर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, फिर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। यानी कि हम लोग को दिमाग में ये रखना चाहिए, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या 1 नंबर में हाइड्रोजन है, वो रहता है कोशिका द्रव में। फिर 6, 7, 8 लगातार, 6, 7, 8 ये तीनों लगातार रहते, कार्बन भी है, फिर नाइट्रोजन भी है, और 8 में ऑक्सीजन भी है। और जो लास्ट में यानी कि ऑक्सीजन, वो उसका अमाउंट सबसे अधिक है 76%, सो याद रखना है, ठीक। आइए, इसमें क्या होता है कि अकार्बनिक पदार्थ तथा कार्बनिक पदार्थ का अनुपात 81:19 होता है, 81:19। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कोशिका द्रव में अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ का कितना कितना रेशियो में रहता है। तो 81:19, इसका मतलब हम लोग को पता चला कि अकार्बनिक पदार्थ 81 हुआ और कार्बनिक पदार्थ कितना हो गया? 19 हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग को जानना है कि कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति को सेल वॉल के नाम से जानते हैं, इसको इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। कोशिका भित्ति जो है ना, वो पादप में होता है, पेड़ पौधा का जो बाहरी लेयर हार्ड होता है, कठोर होता है, तो उसी को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? तो पादप में पाया जाता है। इसी के कारण पेड़ पौधा का इसका जो निश्चित आकार बनता है, हार्ड लेयर बनता है, हार्ड आकार, वो इसी के कारण होता है, कोशिका भित्ति के कारण नहीं होता है। शोभा, ये सेल्यूलोज का बना रहता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे कि पहला कोशिका भित्ति है और यहाँ पर लिखा है कि कोशिका झिल्ली, तो कोशिका भित्ति किसका बना रहता है और कोशिका झिल्ली किसका बना रहता है? तो कोशिका झिल्ली तो हम लोग में पाया जाएगा, जंतु में पाया जाएगा, जबकि कोशिका भित्ति प्लांट्स में, पेड़ पौधा में पाया जाता है। तो अगला, ये सेल्यूलोज का बना रहता है। कोशिका भित्ति किसका बना रहता है? सेल्यूलोज का। जबकि कोशिका झिल्ली जो है वो प्रोटीन और लिपिड का बना रहता है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि ये सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। इसके बाद जीवाणु का जो कोशिका भित्ति होता है, जीवाणु बैक्टीरिया का जो कोशिका भित्ति होता है, वो पेप्टिडोग्लुकेन के बना रहता है, पेप्टिडोग्लुकेन के बना रहता है जीवाणु का। ये स्पेशल है, जीवाणु का पूछा जाता है। ये भी जीवाणु का किससे बना रहता है? कोशिका भित्ति जो है पेड़ पौधा का किससे बना रहता है? तो पेड़ पौधा का सेलुलोज से बना हुआ है। जीवाणु का पेप्टिडोग्लुकेन के बना हुआ है, जबकि जंतु का बना हुआ प्रोटीन और लिपिड का बना रहता है, ठीक। ये अर्धपारगम होता है कोशिका झिल्ली के बारे में कि ये क्या होता है? अर्धपारगम। अर्धपारगम मतलब सेमी जो है ना, मतलब उसमें कंप्लीट कोई भी चीज़ ट्रांसफर नहीं होता है। हम लोग की बॉडी से ऐसा थोड़ी ब्लड सब कुछ निकल जाता है, सिर्फ स्वेट पसीना के रूप में निकलता है, ठीक। तो अर्धपारगम झिल्ली होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं उसको। तो ये बस इतना ही आज, बाद बाकी और पढ़ना हम लोग को। इसमें एक वीडियो और आएगा जिसमें कि हम लोग को पढ़ना है फिर राइबोसोम के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, गोल्जी बॉडी क्या होता है, फिर केंद्रक के बारे में पढ़ना है। तो इस सब बारे में और डिटेल हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे उसमें, ठीक। तो इसका मेन इसमें जो है हम लोग को पढ़ना पड़ा कि पुरकिंजे जो है जीव द्रव का खोज किया। जीव द्रव का अगेन 2 ब्रांच हो गया, कोशिका द्रव और कोशिका केंद्रक द्रव हो गया। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना रहता है, जबकि जीवाणु का कोशिका भित्ति किसका? पेप्टिडोग्लुकेन का बना रहता है। कोशिका झिल्ली जो है
ये प्रोटीन और लिपिड का बना रहता है। 3 मेन पॉइंट इसमें हम लोग को याद रखना है। बाद बाकी क्रोमेटिन के बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे उसमें।